साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर करेंगे संबोधित। जो सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में करेंगे संबोधित, जहां लोक सेवकों को विज्ञान भवन में करेंगे संबोधित और लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए करेंगे पुरस्कृत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर 17वें लोक सेवा दिवस के अवसर पर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित। जहां सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित, जहां लोक सेवकों के विज्ञान भवन में संबोधित करेंगे, जहां लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो 4 दिवसीय भारत यात्रा पे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति, जो आज दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस के साथ पहुंचेंगे दिल्ली। और उसी के साथ बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बच्चे भी साथ में रहेंगे मौजूद। जो सुबह 10 बजे पालम एयरबेस पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आगरा और जयपुर भी जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंस। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बताई जा रही है, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति आज 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं, जहां आज दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस के साथ पहुंचेंगे दिल्ली, जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बच्चे भी साथ में रहेंगे मौजूद। और सुबह 10 बजे पालम एयरबेस पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति वेंस, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। और आगरा और जयपुर भी जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंस। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पहुंची है निर्मला सीतारमण और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। जब वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर दी है जानकारी। वहीं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पहुंची हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूत श्रीकर रेड्डी कोपुला को और वित्त सचिव अजय सेठ की उपस्थिति में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया है। सैन फ्रांसिस्को पहुंची है, एयरपोर्ट पहुंची है निर्मला सीतारमण, जहां पर भारतीय राजदूत ने वहां पर उनका स्वागत किया है। और इस संबंध में वित्तीय विभाग ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा है कि निर्मला सीतारमण को लेकर वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया और कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अमेरिकी का आधिकारिक यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूत श्रीकर रेड्डी कोपुला और वित्त सचिव अजय सेठ ने उपस्थिति में स्वागत किया गया है। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी दिल्ली में अप्रैल के महीने में गर्मी ने लगातार रफ्तार पकड़ ली है, जब तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। और मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस बार की गर्मी पिछली बार से ज्यादा तीव्र और खतरनाक हो सकती है। और इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार अब हीट एक्शन प्लान को लेकर सक्रिय हो गई है। ऐसे में आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के अधिकारी भी दिल्ली सरकार के गृह और स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और सामाजिक कल्याण विभागों के प्रमुख भी इस दौरान शामिल रहेंगे। हीट एक्शन प्लान को लेकर दिल्ली सरकार हुई है सतर्क, जहां पर दोपहर 12 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार अब हीट एक्शन प्लान को लेकर सक्रिय हुई है और ऐसे में आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक की
अध्यक्षता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के अलावा बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी, दिल्ली सरकार के गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और सामाजिक कल्याण विभागों के प्रमुख भी इस दौरान शामिल रहेंगे। अब खबर इंदौर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि चीते हमारे मध्य प्रदेश के पर्यावरण में जीवित रहने के सक्षम हैं और ऐसे कई राज्य हैं जहां चीते विलुप्त हो गए थे, लेकिन आज उन्हें यहां पुनर्वासित किया गया है, जहां पर गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 चीते छोड़े गए हैं और यह पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने का एक बड़ा प्रयास है। खबर इंदौर मध्य प्रदेश से आपको बताई जा रही है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चीतों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीते हमारे मध्य प्रदेश के पर्यावरण में जीवित रहने में सक्षम है और ऐसे कई राज्य रहे हैं जहां चीते विलुप्त हो गए थे, लेकिन आज उन्हें यहां पुनर्वासित किया गया है, जहां गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 चीते छोड़े गए हैं और यह पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने का एक बड़ा प्रयास है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जिस प्रकार से उनने हमारे टाइगर स्टेट को चीता स्टेट में बदलने के लिए आशीर्वाद दिया था, आज से 3 साल पहले पालनपुर कूनो चीता अभ्यारण्य के अंदर जो प्रयोग हुआ है, सफलता के साथ न केवल चीता का परिवार बढ़ा है, बल्कि हमारी आबो हवा में वो कुशलतापूर्वक अपना जीवन का सारे जिंदगी के कठिनाइयाँ भी आनंद भी लेते हुए सर्वाइव करने में सफल रहे। ये दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है कि चीता कहीं और राज्यों में जाकर के ऐसी जगह जहाँ विलुप्त हो गया कई सौ साल पहले, वो पुनर्वास की दृष्टि से पुनर्स्थापन हुआ है। मैं आज इस बात के लिए आनंदित हूँ कि हमारी राज्य सरकार के वन विभाग ने दूसरा चीता अभ्यारण्य प्रारंभ किया है। 2 प्रवास नाम के चीते हमने गांधी सागर में छोड़े हैं और ये केवल चीते नहीं है, ये इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करने का बड़ा प्रयास है, जो कई प्रकार से हमारे अपने राज्य को, देश को गौरव दिलाएगा। जब पूरे एशिया महाद्वीप से चीता गायब हुए, ऐसे में 2 हमारे चीता अभ्यारण्य एक तरह से आगे बढ़कर के वन्य जीवों के प्रति हमारी भूमिका भी बता रहा है और वन्य प्रेमियों के लिए ये पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। सब प्रकार से सुविधा जुटाने के लिए सरकार जुटी हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री। भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन शहर पहुंचे हैं और वहां उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत की और इस दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया और कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में बड़ी समस्या है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि आसान भाषा में कहें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने युवा थे उससे ज्यादा वोट डाले गए हैं। यह एक सच्चाई है। हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े मिले थे, लेकिन 5:30 से 7:30 बजे के बीच जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी, उस समय 65 लाख लोगों ने वोट डाला है। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस की आज होगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से 24 अप्रैल तक 57 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर पार्टी ने 57 नेताओं को दी है इसकी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जो नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आज से 24 अप्रैल तक 57 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब पार्टी ने इस संबंध में 57 नेताओं को दी है इसकी जिम्मेदारी। आपको बताई जा नेताओं को दी है इसकी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आज
नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो कि बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल तक 57 शहरों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको लेकर पार्टी ने 57 नेताओं को दी है इसकी जानकारी। खबर बीकानेर राजस्थान से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में उन्मादियों को खुली छूट दी गई है और वहां बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। वहां हत्याएं और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। वहां बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि इस बार बंगाल की जनता ने भी इस तांडव को अनुभव किया है। जिस बात का अंदेशा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़का करके उन्हें उन्माद के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्मादियों को खुली छूट दी गई और वहां जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां हत्याएं हो रही है, वहां की महिलाओं के सम्मान के साथ पे खिलवाड़ हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। ये सब आजादी के लड़ाई के समय में पाकिस्तान के निर्माण की मंशा को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और उसके समय में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, ठीक वैसी परिस्थितियों का स्मरण कराता है। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अब की बार बंगाल की जनता ने भी इस तांडव को अनुभव किया है और इस तांडव को अनुभव करने के बाद अब की बार जब 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा और चुनाव में मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस बात का और अब पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, जब मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में है आज सुनवाई, जब वकील शशांक शेखर झा ने दायर की है याचिका में की गई है एसआईटी गठन की मांग। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा और यह याचिका वकील शशांक शेखर झा ने जनहित याचिका दायर की है और दायर याचिका में मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग की गई है और इसके अलावा याचिका में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में विफलता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगने की भी मांग की गई है। अब दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो आज यूपी के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी का होगा प्रदर्शन। जब फिल्म फुल्ले पर रोक के खिलाफ आपका विरोध, सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में होगा ये प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आज यूपी के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन करना है, जहां पर फिल्म फुल्ले पर रोक के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन होगा, जहां सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब कोटद्वार से एक खबर बता दें, जो 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां की गई हैं, जहां प्रदेश भर से डॉक्टरों को किया गया है नियुक्त, जहां यात्रा रूटों पर की गई है विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, जहां कोटद्वार के बेस अस्पताल के डॉक्टर की भी लगेगी ड्यूटी, जहां यात्रियों की सुरक्षा स्वास्थ्य का रखा जाएगा विशेष ध्यान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोटद्वार से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा, जहां प्रदेश भर से डॉक्टरों को किया गया है नियुक्त, जहां यात्रा रूटों पर की गई है विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती, जिसमें कोटद्वार के
बेस अस्पताल के डॉक्टरों की भी लगेगी ड्यूटी। यात्रियों की सुरक्षा स्वास्थ्य का रखा जाएगा विशेष ध्यान। इस वक्त की बड़ी खबर। अब खबर सूरत गुजरात से है, जहां साइबर सेल सूरत ने साइबर अपराधियों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल सूरत शहर के साइबर सेल ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन के जरिए 3 अलग अलग साइबर अपराधों और डिजिटल गिरफ्तारियों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमने उन्हें रिमांड पर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या वे किसी अन्य अपराध में भी शामिल हैं। और अब जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जब बारिश के बाद बादल फटने से आई है बाढ़, जिसमें 100 से ज्यादा घर हुए हैं क्षतिग्रस्त। आज सभी स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बारिश के बाद बादल फटने के बाढ़ आ गई और जिसके कारण 100 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोगों के घरों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए जिले के सभी स्कूल कॉलेजों को आज बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 घंटों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। खबर जम्मू कश्मीर से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर बता दें कि बादल रामबन जिले में बारिश के बाद बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसके कारण 100 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोगों के घरों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए जिले के सभी स्कूल कॉलेजों को आज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 6-7 घंटों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। शामली के कैराना में खेत को लेकर फायरिंग की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो पर हंगामा हुआ है। दरअसल खेतों की आधा बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर हुए संघर्ष के दौरान खुलेआम लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की इस घटना का वायरल वीडियो 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने 4 महीने बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं कैराना पुलिस ने उल्टा पीड़ित को ही जेल भेज दिया है। वह घटना कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव झाड़खेड़ी की बताई जा रही है। राजपूत करनी सेना के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जमशेदपुर में एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा के पास अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि विनय सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ मानगो बालीगुमा से लौट रहे थे, जहां बताया जा रहा है कि मिनी पंजाब नामक होटल के पास स्थित एक गली में जैसे ही घुस रहे थे और इसी बीच घात लगाए अपराधियों ने उनकी गोली मार दी, जहां गोली लगने के बाद उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वे मानगो सहारा सिटी के रहने वाले हैं, जहां पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 अन्य घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जो एक शादी समारोह से लौट रही थी। वह घटना इतनी भीषण थी कि शवों को निकालने के लिए गैस कटर का उपयोग करना पड़ा और अब घायलों को गोरखपुर ले जाया जा रहा है। भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में रविवार की रात एक बारात में मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस फायरिंग की घटना में गोली लगने से किशोर सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं घायलों में 2 की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर संशय अब भी बरकरार है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बड़ा जरूर दिया गया है, लेकिन नए अध्यक्षों के नाम पर अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। यह स्थिति तब है जब पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है और ऐसे में विपक्षी दलों को बीजेपी पर तंज कसने का मौका मिल गया है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी कहती है कि वे सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर पाई है।
इस रेस में 5 और नाम भी शामिल हैं, जिसमें मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम शामिल है। आपको बता दें कि बीएल संतोष बीजेपी महासचिव बीएल संतोष भी कर्नाटक से आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी में यह पद पार्टी संगठन और संघ के बीच कड़ी का काम करता है। मनोहर लाल खट्टर भारत के हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और 12 मार्च 2024 को त्याग पत्र दिया था, जो जून 2024 से केंद्र की मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौहान ने 12 दिसंबर 2008 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण ली थी। अभी सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्री पद के रूप में कार्यरत है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है। 2021 से 2024 तक उन्होंने भारत सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। भूपेंद्र यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो 2024 से 20वें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में सेवारत हैं। वह अलवर से लोकसभा के सांसद भी हैं। अब अगर बीजेपी में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी संविधान की धारा 19 के तहत होता है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। बीजेपी संविधान में ये भी लिखा है कि निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकते हैं। यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों में आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों। साथ ही साथ नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन कौन इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी के गठन के बाद अब तक कई नेता अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाम्भू ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, के जना कृष्णमूर्ति, एम वकायू नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची में कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक समीकरणों के आधार पर जल्द ही नए अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। यह निर्णय आगामी चुनावों और पार्टी की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।